हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुप्रयुक्त गणित अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के बारे में। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के फर्स्ट यूनिट आव्यूह है और आव्यूह के कुछ डेफिनेशंस और की पॉइंट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। वह परिभाषाएं, वह की पॉइंट्स जिनको याद रखने मात्र से हम आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं वह कौन से की पॉइंट्स और डेफिनेशंस हैं जिनको हम याद रखने मात्र से आगे के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आव्यूह, जिसको हम इंग्लिश में मैट्रिसेस बोलते हैं, उसके डेफिनेशंस के बारे में। तो m इंटू n संख्याओं का कोई निकाय है, उसको m पंक्तियों और n स्तंभों में व्यवस्थित करके जो हमें लंब सारणी प्राप्त होती है वो m इंटू n क्रम का आव्यूह या फिर कोटि का आव्यूह कहलाती है। यानी कि m इंटू n क्रम बोल सकते हो या m इंटू n कोटि बोल सकते हो। तो आव्यूह हम क्या कहते हैं कि m इंटू n संख्या का कोई निकाय है, उनको m पंक्तियों और n स्तंभों में व्यवस्थित अगर हम कर दें तो जो हमें लंब सारणी प्राप्त होगी वो m इंटू n कोटि का आव्यूह कहलाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं तो देख लीजिएगा। इसको यहाँ पर लिखा गया है कि जो हमारे पास निकाय की संख्याएं हैं, अवयव हैं, उनको हम इस तरीके से व्यवस्थित करें कि जो ये क्षैतिज में जो भी लिखे हुए हैं उनको हम बोलते हैं रो, जिनको हम बोलते हैं पंक्ति, और उन पंक्ति को हम जो प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं हम m से। और इसी तरीके से जो A11, A21 ये इस तरीके से लिखे हुए हैं, इनको हम प्रदर्शित करते हैं n से, जिनको हम बोलते हैं कॉलम यानी कि स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो स्तंभ और कॉलम, तो m जो रिप्रेजेंट करता है वो रो को करता है और n जो रिप्रेजेंट करता है वो स्तंभ को करता है, इसको याद रखिएगा। अब इसके बारे में आगे देख लेते हैं। A11, A12 इत्यादि आव्यूह के तत्व यानी कि एलिमेंट कहलाते हैं। यानी कि जो ये मैट्रिक्स के अंदर हैं, जो भी A11, A12, A2 जो भी जितने भी हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। या तो हम बोल सकते हैं अवयव या हम इनको बोल सकते हैं तत्व। ठीक है, तत्व बोल सकते हैं या अवयव बोल सकते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं हम एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इनको एलिमेंट बोला जाता है। जो भी इस मैट्रिसेस के अंदर संख्या लिखी होती है उनको हम एलिमेंट, तत्व या फिर अवयव बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। A11, A12 इत्यादि आव्यूह के तत्व यानी कि एलिमेंट कहलाते हैं। और A23, ये जो A23 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? देखिएगा, A23 हमने क्या बताया था कि M जो है वह प्रदर्शित करता है पंक्ति को। किसे प्रदर्शित करता है? पंक्ति को प्रदर्शित करता है। और जो N है वह प्रदर्शित करता है स्तंभ को। याद रखिएगा, वह प्रदर्शित करता है स्तंभ को। तो अगर हम लिखते हैं A23, तो पहला वाला जो एलिमेंट है वो पंक्ति को प्रदर्शित करेगा और दूसरा वाला एलिमेंट है वो स्तंभ को प्रदर्शित करेगा। तो यदि हम A23 की बात करें तो यह दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में है, यानी कि तीसरे स्तंभ में है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये A23 दूसरी पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। तो ये A23 इसी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसमें पहला जो इसका सफिक्स है वह पंक्ति को प्रदर्शित करेगा और दूसरा जो इसका सफिक्स है वह कॉलम को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, आगे हमेशा पहला अनुलग्न यानी कि जो पहला सफिक्स है वह पंक्ति को और दूसरा स्तंभ को प्रदर्शित करता है। किसी अवयव को जो आव्यूह की, जिसको हम कहते हैं I पंक्ति और J स्तंभ में AJ से निरूपित करते हैं, यानी कि A23 अगर हम इसको AIJ लिख दें, क्या लिख दें? AIJ, तो जो I है वो है पंक्ति को प्रदर्शित करेगा 2 को, और जो J है वह स्तंभ को प्रदर्शित करेगा जिसको हम बोलते हैं 3। अब आगे बात करते हैं आव्यूह का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो देख ले, यहाँ पर देख लेते हैं कि आव्यूहों को अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC से प्रदर्शित करते हैं। ABCD, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसको A से प्रदर्शित करेंगे, 2 मैट्रिक्स हैं तो पहला मैट्रिक्स A, दूसरा मैट्रिक्स B हो जाएगा। इस तरीके से हम उनको प्रदर्शित करते हैं, 3-4 मैट्रिक्स जो भी हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, आव्यूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। और जो आव्यूह के तत्व होते हैं, आव्यूह के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको हम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई आव्यूह है 2 3 0 1, तो इसको हम कहेंगे कि मैट्रिक्स A। ठीक है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, और यहाँ पर जो एलिमेंट है उनको A1, A12 इस तरीके से हम इसको यहाँ पर दर्शाते हैं।
इन तत्वों को घेरने के लिए अर्थात लंब सारणी का रूप देने के लिए निम्न ब्रैकेटों का प्रयोग होता है। वह ब्रैकेट इस तरीके से लगा सकते हैं, ये हो सकता है, या फिर इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 ब्रैकेट्स होते हैं। तो मैट्रिसेस को, जो लंब सारणी बनती है मैट्रिक्स की, उनको जो अवयव है उनको घेरने के लिए हम इन ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं। तो मेनली हम यहाँ पर एक ब्रैकेट्स का यूज के बारे में बताते हैं। जो हमारे पास ये ब्रैकेट्स होता है, यही हम यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। इस प्रकार किसी अवयव को निम्न में से किसी एक प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर हम ए मैट्रिक्स लिखें और उसमें आई रो यानी कि पंक्ति है और जे कॉलम है, तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू 1 2 3 जो भी है वो m होंगी, जो पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है। j की वैल्यू n होंगी, n तक, जो स्तंभों की संख्या को दर्शाएगा। अब बात कर लेते हैं आव्यूह के प्रकार। यहाँ पर आव्यूह के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट है पंक्ति आव्यूह। क्या है? पंक्ति आव्यूह। अब पंक्ति आव्यूह क्या होता है, इसको जान लेते हैं। पंक्ति आव्यूह के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, जिसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई हमारे पास ये आव्यूह है यानी कि मैट्रिक्स है और उसमें केवल एक ही पंक्ति हो, 2 3 4 5 6 इस तरीके से आगे तक, यानी कि कॉलम जो है, ये कॉलम जो है ये कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो रो है वो एक ही होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे पंक्ति आव्यूह। क्लियर? यानी कि जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसको हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। कॉलम की संख्या उसमें कितनी भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की, जिसको हम स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। ये भी बिल्कुल पंक्ति आव्यूह की तरह है, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में यदि किसी आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो यानी कि एक ही कॉलम हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यानी कि जैसे पंक्ति आव्यूह था उसी तरीके से स्तंभ आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में एक पंक्ति होगी और स्तंभ आव्यूह में एक स्तंभ होगा यानी कि कॉलम होगा, उसमें रो की संख्या कितनी भी हो सकती है। उसी तरीके से पंक्ति आव्यूह में जो हमारे पास कॉलम है, स्तंभ है, उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। यानी कि स्तंभ है तो एक स्तंभ और पंक्ति है तो एक पंक्ति। पंक्ति को हम इंग्लिश में रो बोलते हैं, रो मैट्रिक्स हो जाएगा, और स्तंभ आव्यूह में कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, यानी कि 2 स्तंभ हैं और 2 ही उसमें पंक्ति हैं, 2 रो और 2 कॉलम, इसी तरीके से 3 रो और 3 कॉलम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे इसमें 2 कॉलम है और 2 रो हैं, इसमें 3 कॉलम है 3 रो हैं, तो ये कैसे आव्यूह हैं? ये वर्ग आव्यूह हैं। बात कर लेते हैं क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिसेस। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम तो क्षैतिज आव्यूह होगा, और यदि पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक होगी तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई आव्यूह है और उसमें उस आव्यूह में रो कॉलम से कम हो, ठीक है, जो हमारे पास रो हैं वो कॉलम से कम हो, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक हो और पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो, यानी कि जो हमारे पास रो हैं वो कॉलम से कम होंगी तो हॉरिजॉन्टल होगा, और अगर पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभों से अधिक होगी यानी कि रो की संख्या स्तंभों से अधिक होगी यानी कॉलम से अधिक होगी, तो हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। कहने का मतलब साफ है कि क्षैतिज आव्यूह में रो की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी, यानी कि क्षैतिज आव्यूह होगा तो स्तंभ ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एक मैट्रिक्स है और इसको 2 3 1 4 5 6 7 8 ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिएगा ये हमारे पास कॉलम की संख्या ज़्यादा है और रो की संख्या केवल 2 ही है। तो कॉलम हमारे पास 4 हैं लेकिन रो हमारे पास 2 हैं, तो इसको हम कहेंगे क्षैतिज। क्या कहेंगे? क्षैतिज। और यदि मैं इसी में एक मैट्रिक्स बना दूं कि ये 2 3 5 2 6 9, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये है हमारे पास ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें कॉलम की संख्या कम है और यहाँ पर देखिएगा रो की संख्या ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये क्षैतिज है क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा है
और पंक्ति की जो यानी कि रो की संख्या कम है। यहाँ पर कॉलम कम है और रो ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर होगा, और जिसमें पंक्ति की संख्या कम होगी वो क्या होगा, क्षैतिज कहलाएगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं विकर्ण आव्यूह की। विकर्ण आव्यूह के बारे में अगर हम बात करें तो इसको ध्यान से देखिएगा। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, विकर्ण आव्यूह को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह में विकर्ण के तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि केवल विकर्ण को छोड़ करके सभी तत्व जीरो हैं, तो ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। ठीक है। और एक बात और है कि वह वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वह कैसा आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 - 3 1, यानी कि जो भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हैं, विकर्ण के जो भी हमारे पास अवयव हैं, उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यदि विकर्ण के सभी तत्व बराबर, जैसे विकर्ण के सभी तत्व 2 2 2 2 इस तरीके से हों, विकर्ण के सभी तत्व 3 3 3 3 इस तरीके से हों, तो वो क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह कहलाएगा। अब नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो इकाई या फिर तत्समक आव्यूह, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी तत्व इकाई यानी कि 1 के बराबर हों और शेष सभी तत्व क्या हों, शून्य हो। यानी कि जो विकर्ण है वो केवल 1 1 1 इस तरीके से होना चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। क्या कहलाता है, इकाई आव्यूह कहलाता है। और इकाई आव्यूह को हम i से प्रदर्शित करते हैं। यदि उसमें n एलिमेंट हैं तो i n कहलाएंगे। अब देखिए, जहाँ n क्या है, आव्यूह की कोटि है। ठीक है, आव्यूह की कोटि है। अब यहाँ पर अगर देखिए 1 एलिमेंट है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, इसमें 2 है तो i2 लिख देंगे, 3 है तो i3 लिख देंगे, और 4 है तो i4। इस तरीके से हम i n से उसको प्रदर्शित करते हैं। अब बात कर लेते हैं शून्य और रिक्त आव्यूह। शून्य और रिक्त आव्यूह यानी कि जीरो और नल मैट्रिक्स। तो ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक तत्व शून्य हो और शून्य जो हमारे पास टोटल तत्व हैं, टोटल एलिमेंट हैं किसी मैट्रिक्स के, वो टोटल शून्य होंगे, 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शून्य या फिर रिक्त आव्यूह बोलेंगे। उप आव्यूह के बारे में बात करें यानी कि सब मैट्रिक्स की, तो दिए हुए आव्यूह में से कुछ पंक्तियां या स्तंभ या फिर दोनों को छोड़ देने पर प्राप्त आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, उप आव्यूह कहते हैं। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। त्रिभुजीय आव्यूह क्या कहलाता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हों तो वह क्या कहलाएगा, आव्यूह त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। ध्यान रखिए, यदि किसी वर्ग आव्यूह में वर्ग आव्यूह है यानी कि वर्ग आव्यूह अगर नहीं है तो त्रिभुजीय आव्यूह नहीं होगा। यदि किसी वर्ग आव्यूह में विकर्ण यानी कि जो मुख्य विकर्ण है उसके ऊपर या फिर नीचे के अवयव अगर शून्य हो तो वह आव्यूह त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। अब त्रिभुजीय आव्यूह तो कहलाएगा, लेकिन उच्च त्रिभुजीय होगा या फिर निम्न त्रिभुजीय होगा। ठीक है, उच्च त्रिभुजीय या फिर निम्न त्रिभुजीय होगा, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य वर्ग के नीचे यानी कि मुख्य विकर्ण, जो हमारे पास मुख्य डायगोनल है, ये वाला मुख्य डायगोनल है, उसके नीचे के अगर सभी अवयव 0 हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है, देखिए इस डायगोनल के नीचे के सभी अवयव 0 हैं, तो ये क्या होगा, ये उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। और यदि ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, यानी कि अब की बार देखिए ऊपर के सभी अवयव शून्य हैं, तो यह निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, हमें केवल इसके डायगोनल को देखना है। अगर नीचे के आव्यूह यानी कि नीचे के जो एलिमेंट है वो 0 है तो ये कहलाएगा उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। अगर नीचे के एलिमेंट संख्यात्मक हैं और ऊपर के 0 हैं तो ये कहलाएगा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। हमें ये देखना है कि संख्याएं किस तरफ हैं। अगर विकर्ण से ऊपर की तरफ हैं तो उच्च त्रिभुजीय, और अगर विकर्ण से नीचे की तरफ हैं तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। बस इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब करते हैं आगे बात। अब देखिए, आव्यूह पर संक्रियाएं, यानी कि जो इसमें प्रिंसिपल ऑन मैट्राइसिस, मैट्राइसिस पर जो प्रिंसिपल्स लगते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, सॉरी, ऑपरेशंस, मैट्राइसिस में जो ऑपरेशन करते हैं यानी कि सॉल्व करने के लिए जो हम उसमें ऑपरेशंस लगाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, दो आव्यूहों में समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस, दो आव्यूह बराबर कहलाते हैं यदि दोनों एक ही क्रम के हैं तथा आव्यूह के सभी तत्व दूसरे आव्यूह के संगत तत्वों के बराबर हैं। कहने का मतलब क्या है, यदि A कोई आव्यूह है AIJ और B कोई आव्यूह है BIJ,
दोनों m इंटू एन क्रम के अवयव हैं और ए आई जे और ए बी जे बराबर हैं, तब मैट्रिसेस ए और मैट्रिसेस जो बी है वो दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अवयव की रचना के बारे में। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की रचना कैसे होती है। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्रम या फिर ऑर्डर बोल सकते हैं कि अवयव की रचना जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस जे हैं। तो 2-3 क्रम का जो अवयव होगा उसको हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं 2 इंटू 3। तो हमने क्या बताया था कि पहला जो होगा वह क्या होगा, m होगा, और दूसरा जो होगा वह होगा n। तो m यानी कि m है 2, तो ये हैं 2 रो होंगी, ये हमारे पास A21 है, ये A22 होगा और यहाँ पर A23 होगा। तो देखिए इसमें 2 रो हैं, ठीक है, जो क्या है m से प्रदर्शित करते हैं और 3 कॉलम होने चाहिए। तो 1 2 3 3 कॉलम हैं। तो ये हुआ 2 इंटू 3 का अवयव, ठीक है। 2 इंटू 3 कोटि या फिर 2 इंटू 3 कॉलम क्रम का अवयव होगा। इसी को हम कहते हैं अवयव की रचना करना। आपसे कोई कहे कि आपसे अगर कोई कह दे, देखिए कि A2 इंटू 4 अवयव की रचना कीजिए, तो हम क्या करेंगे। देखिए इसमें हम 1 2 4 5 यानी कि 4 कॉलम रखने हैं और रो कितनी रखनी है, 2। तो 1 2 5 6, ये यानी कि A2 इंटू 4 A2 इंटू 4 का मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ। यानी कि जो मैट्रिक्स यानी कि अवयव की हम रचना करते हैं वो इसी प्रकार करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उसने ऑर्डर क्या दिया है, क्रम क्या दिया है। 2 इंटू 3 दिया है तो 2 रो 3 कॉलम, 2 इंटू 4 दिया है तो 2 रो 4 कॉलम। इस तरीके से हम इसकी रचना करते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे अवयव का योग, अवयव को जोड़ते कैसे, उनका एडिशन कैसे करते हैं। तो देखिए एक ही क्रम के 2 अवयवों का योग उनके संगत तत्वों को जोड़ने से प्राप्त होता है। संगत तत्व मतलब जो जहां पर है वह उसी स्थान के एलिमेंट से जुड़ेगा। याद रखिए जो जहां पर स्थित है यानी कि ए का एलिमेंट जिस स्थान पर स्थित है वो दूसरे यानी कि बी मैट्रिक्स के उसी स्थान वाले अवयव से जुड़ेगा। जैसे फर्स्ट एलिमेंट 2 है ए का और बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, तो वह 2 के साथ ऐड होगा। उसी तरीके से 3 किसके साथ होगा, 4 के, और 5 किसके साथ होगा, वो 2 के साथ ऐड होगा। इसी तरीके से बस हमको चिन्ह का ध्यान रखना है, यानी कि 2 प्लस 4 3 प्लस 4 2 प्लस 1 होगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 और 5 प्लस 2 होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस यानी कि 5 प्लस और यहाँ पर -2, तो क्या होगा 5 - 2। बस इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी तरीके से 5 प्लस 0 यहाँ पर क्या होगा, 5 प्लस 0 ये हुआ, और 0 प्लस 3 यहाँ पर -4 और प्लस 1 -4 -1 इस तरीके से होगा, जैसे -4 है प्लस -1, तो यहाँ पर -4 और -1 हो जाएगा जो हमें यहाँ पर दिखता है। तो देखिए 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7 और 5 - 2 3, 5 प्लस 0 5 आएगा, 0 प्लस 3 3 आएगा, -4 -1 क्या आएगा, -5। तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। आप देखिएगा अंतर भी बिल्कुल इसी तरीके से है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एक ही क्रम में 2 अवयवों का जो अंतर है संगत तत्वों के घटाने से प्राप्त होता है। संगत तत्व मतलब जो जिस स्थान पर है उसी स्थान का जो अवयव है वो उसमें से घट जाएगा। तो देखिए 8 - 3 हो जाएगा, 2 - 5 और -4 और -1 है, तो क्या हो जाएगा -4 और प्लस में 1 इस तरीके से। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है और इसको आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अवयव का रेखीय संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। यदि ए तथा बी एक ही कोटि m इंटू एन के 2 अवयव हैं, ध्यान से देखिए, यदि ए तथा बी एक ही कोटि के m इंटू एन के 2 अवयव हैं तथा p और q कोई 2 वास्तविक संख्या हैं, तो पी ए प्लस क्यू बी अवयव को दिए हुए अवयव ए तथा बी का रेखीय संचय अवयव कहते हैं। स्पष्ट है कि रेखीय संचय अवयव की कोटि m इंटू एन ही होगी। यदि कोई अवयव c इस प्रकार है तो c इक्वल टू पी ए और क्यू बी, यानी कि पी ए प्लस क्यू बी होगा। कहने का मतलब ये है कि जो संख्याएं हैं वह संख्याएं
इनको इनसे क्या कर देंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो तब आव्यूह अगर C है तो आव्यूह A और B का जो रेखीय संचय आव्यूह होगा वह क्या होगा, C होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्ग आव्यूह का सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह का सारणिक कैसे निकालते हैं? यदि A कोई वर्ग आव्यूह है तो उसके तत्वों से प्राप्त सारणिक को वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या है? वर्ग आव्यूह का मतलब है कि m इंटू n, यानी कि m जो है वो बराबर होना चाहिए n के, तभी वर्ग आव्यूह कहलाएगा। उसके सारणिक कैसे निकालते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पर इसको हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए प्रदर्शित कैसे करते हैं, प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। देखिए इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ये a है तो हम सारणिक का चिन्ह ऐसे लगाते हैं और आव्यूह को इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, दो आव्यूह का गुणनफल कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव है जब आव्यूह A में स्तंभों की संख्या आव्यूह B में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव है जब आव्यूह A में स्तंभों की संख्या और आव्यूह B में पंक्तियों की संख्या बराबर होगी। यानी कि A में हमें स्तंभ देखने हैं और B में हमें पंक्तियां देखनी है। जितने यहाँ पर जितने A में स्तंभ होंगे उतने ही B में पंक्तियां होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर A में स्तंभ कितने हैं, 2, B में पंक्तियां कितनी हैं, 2। तो अगर A पंक्ति B स्तंभ के बराबर है तो तभी हम उनका गुणनफल कर सकते हैं, वरना हम गुणनफल उसका नहीं कर सकते। ठीक है, वह संभव नहीं है। तो देखिए A जो मैट्रिक्स है वो m इंटू n का है और B मैट्रिक्स है n इंटू p, तो इसका गुणनफल AB यानी कि m इंटू p क्रम का आव्यूह होगा, जिसका ij तत्व और A की iv पंक्ति आव्यूह B के jवें स्तंभ को गुणा करके जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो A है उसमें अगर 2 हमारे पास कॉलम हैं और B में रो हमारे पास 2 हैं तो तभी हम गुणा कर सकते हैं, तभी ये संभव है। आगे देख लेते हैं, याद करने योग्य जो बातें हैं, याद करने योग्य जो पॉइंट हैं उनको भी देख लेते हैं। आव्यूह के गुणनफल के गुण, आव्यूह के गुणनफल के गुण यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे पॉइंट हैं जिनको देखने मात्र से, जिनको याद रखने मात्र से हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए A इंटू B में A में तत्वों यानी कि स्तंभों की जो संख्या है वो B में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, यह भी हमने आपको बताया। देखिए यहाँ पर AB नॉट इक्वल टू BA है, यानी कि अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होगा। यदि A और B की जो मल्टीप्लाई है वो BA के मल्टीप्लाई करने के बराबर नहीं आती है तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होगा। देखिए AB प्लस C, और तो इसको हम AB प्लस AC लिख सकते हैं, अर्थात आव्यूह में जो है योग के सापेक्ष बंटन नियम का पालन होता है। लेकिन यहाँ पर बस एक ही ध्यान रखिएगा कि जो आव्यूह हैं वह कभी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। अब A ब्रैकेट BC, इसमें हम अब की बार अगर C को बाहर छोड़ दें, AB को एक साथ ले लें तो यह सहचार्य नियम कहलाएगा और जो आव्यूह है यह उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब यदि AB इक्वल टू 0 अर्थात AB एक शून्य आव्यूह है तो A अथवा B अथवा दोनों का शून्य होना आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर A इंटू B के जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है तो यह जरूरी नहीं कि A शून्य है या B शून्य है या फिर दोनों ही शून्य है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई उसका 0 आ सकता है। अब बात कर लेते हैं 6 प्रॉपर्टी। A इंटू A स्क्वायर होता है, A इंटू A क्यूब होता है, ये सभी को पता है। A इंटू डॉट 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 n तक अगर हम जाएंगे तो A की पावर n हो जाएगा, जितनी बार मल्टीप्लाई होगी उतनी उसकी पावर हो जाएगी। अब यहाँ पर 7 प्रॉपर्टी और 8 प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा I स्क्वायर, I क्यूब और I4 I5 यानी कि जो पावर हैं अगर वो बढ़ती जाएं और n तक चली जाएं, कितनी भी पावर हो जाए उन सभी की वैल्यू जो होती है वो I के बराबर होगी। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि I की पावर 70 और ऑप्शन में दे दिया जाए बराबर है किसके, 0 के, I के, I4 के या I70 के, तो आप हमेशा I को ही टिक करेंगे। यानी कि I की जो I हमारे पास वो यूनिट वेक्टर होता है, उसकी पावर कितनी भी हो जाए वो I के ही बराबर होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर ही बनेगा। इसी तरीके से
यदि हम किसी मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर से कर दें या फिर किसी यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से कर दें तो उसकी वैल्यू हमेशा वही मैट्रिक्स होगी जो यूनिट वेक्टर से दूसरा मैट्रिक्स है। ध्यान रखिएगा, ए की मल्टीप्लाई आई में कर दें या आई की मल्टीप्लाई ए में करते हैं, वो ए ही आएगा, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो वही आएगा। ठीक है, ये 8th प्रॉपर्टी थी जो आव्यूह की है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ अन्य आव्यूह भी हैं, तो वे कौन से आव्यूह हैं? एक है परिवर्त आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यदि किसी दिए हुए आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह जो होगा वो परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, और इसे हम ए डैश या फिर ए टी से प्रदर्शित करते हैं। यदि ए की कोटि m इंटू एन है तो ए डैश की कोटि n इंटू एम हो जाएगी, यानी कि रो की जगह पर जब कॉलम हो जाएंगे तो वो n इंटू एम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये बदल जाती है। ठीक है, यानी कि कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर दें तो उसको परिवर्त आव्यूह बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे नेक्स्ट है परिवर्त आव्यूह के संबंध में कुछ प्रमेय जो हमें यहाँ पर दिए गए। देखिए, फर्स्ट है किसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का परिवर्तन आव्यूह वही आव्यूह होता है। यानी कि अगर हम ऐसे करें कि कोई परिवर्त आव्यूह पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है, उसका भी परिवर्तन निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए का जो परिवर्त है उसका अगर हम परिवर्त कर दें तो क्या होगा, वह उस मैट्रिक्स के बराबर ही होगा जिसका हमने परिवर्तन निकाला था। क्लियर? आव्यूह के योग का परिवर्तन आव्यूह उनके अलग अलग परिवर्तनों आव्यूहों के योग के बराबर होता है। यानी कि आव्यूह के योग का जो परिवर्त है, आव्यूह का योग उनका हम परिवर्तन निकालें तो वह उनके अलग अलग परिवर्तन निकालकर जोड़ने के बराबर आ जाता है। अब इसी तरीके से यदि n आव्यूह हमारे पास हैं तो n आव्यूह का जो टोटल सम करने के बाद उनका अगर हम परिवर्तन निकाल लें, जो हमें मान प्राप्त होगा वह उन n टाइप के आव्यूहों के अलग अलग परिवर्तन निकालने पर भी अगर हम योग करें तो तब भी वो बराबर आते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, आव्यूह के गुणनफलों का जो परिवर्त है, आव्यूह के गुणनफलों का परिवर्त आव्यूह उनके परिवर्त आव्यूह को विपरीत क्रम में किए गए गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। गुणांक आव्यूह और ऑगमेंटेड आव्यूह। ऑगमेंटेड आव्यूह क्या होता है और गुणांक आव्यूह क्या होता है? यानी कि हम इनको बोलते हैं, गुणांक आव्यूह को कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोला जाता है और ऑगमेंटेड आव्यूह को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोला जाता है। तो गुणांक आव्यूह क्या होते हैं और ऑगमेंटेड आव्यूह क्या होते हैं वो हम जान लेते हैं इस स्लाइड में। देखिएगा, हमारे पास 3 समीकरण दी हुई है, 1, 2 और 3। ये 3 इक्वेशन हमारे पास दी गई हैं। इन रैखिक समीकरण का जो निकाय है यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और x, y, z के गुणांकों के अगर हम इस तरीके से क्रमबद्ध कर दें तो ये कहलाएगा गुणांक आव्यूह। ठीक है, यानी कि इसको छोड़ दिया गया है और x, y, z के जो गुणांक हैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा? ये गुणांक आव्यूह कहलाएगा। और थोड़ा सा अंतर होता है इसके ऑगमेंटेड आव्यूह में, यानी कि इस गुणांक आव्यूह में यदि हम इस d यानी कि जो इक्वल वाले जो ये d के गुणांक हैं उन d की संख्याओं को ऐड कर दें, d की संख्याओं को भी उन एलिमेंट के साथ लिख दें जो x, y, z के गुणांक हैं, तो वे है ऑगमेंटेड आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो गुणांक आव्यूह में x, y, z के गुणांक आते हैं और उन गुणांकों के साथ जो d1, d2, d3 हैं उनको भी उनके साथ लिख दिया जाए तो ये ऑगमेंटेड आव्यूह कहलाते हैं। आगे चलते हैं। सममित आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। तो यदि वर्ग आव्यूह a ऐसा है कि a बराबर a डैश, यानी कि ऐसा आव्यूह जो हमें दिया हुआ हो और वो ऐसा हो कि उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर चेंज कर दें वो तब भी दोनों बराबर ही आए, जैसे कि ये दिया हुआ है। इसको अगर हम चेंज करें, देखिएगा चेंज करते हैं तो यहां पर हमको मिल जाता है, देखिए 2 4 3, ऐसे चेंज किया। अब इसको चेंज करते हैं 4 3 2, अब इसको लिखते हैं 3 2 1, तो देखिएगा ये फिर से सेम है, इसी के बराबर आया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सममित आव्यूह, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल भी दें तब भी वह वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक यानी कि सममित आव्यूह। विषम सममित क्या होता है? विषम सममित ये होता है कि यदि कोई आव्यूह यानी कि वर्ग आव्यूह ऐसा है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का
इस सिमेट्रिक अवयव निकालते हैं, सममित निकालते हैं, यानी कि ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वह वही मैट्रिक्स बन जाता है जो मैट्रिक्स जिसका हमने परिवर्तन निकाला था, जिसका हमने क्या करा था, ट्रांसपोज निकाला था। देखिएगा जैसे ये है, इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। ये कोई ए है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि ट्रांसपोज ए डैश क्या होता है, रो को कॉलम को रो में बदल दो, यानी कि कॉलम इसको रो में बदल दो, 0 -4 -3, ठीक है। इसको भी रो में बदल दो, 4 0 -2। थर्ड कॉलम को भी रो में बदल दिया जाए तो 3 2 0, ठीक। अब इसने कहा है कि माइनस, तो इसमें से माइनस को कॉमन लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। तो देखिए माइनस को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, माइनस को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि ये हमारे पास माइनस है, ये है माइनस, माइनस को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो यह आव्यूह इस आव्यूह के बराबर ही होगा। देखिए इसी के बराबर है अगर हम यहाँ पर इसको माइनस में कर देते हैं, तो ऐसे आव्यूह को हम बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक। अब बात कर लेते हैं कि जो सममित और विषम सममित यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, उनके बारे में। देखिए यदि कोई ए आव्यूह है तब a + a' सममित आव्यूह है और a - a' विषम सममित आव्यूह है, ठीक। a × a' या a' × a सममित आव्यूह होंगे, यानी कि अगर कोई आव्यूह दिया गया है और उसके साथ उसके सममित आव्यूह का, ठीक, यानी कि हम बोल सकते हैं कि उसके ट्रांसपोज का एडिशन कर दिया जाए। कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है और उसके साथ एडिशन कर दें उसके ट्रांसपोज का, तो ये क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि कोई हमारे पास मैट्रिक्स है और उसका सब्ट्रैक्शन कर दे उसी के ट्रांसपोज से, तो ये क्या कहलाएगा, ये विषम सममित कहलाएगा, इसको सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर दें उसके ट्रांसपोज से या फिर उसके ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई कर दें उसी मैट्रिक्स से, तो ये क्या कहलाएंगे, ये सममित कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये सममित कहलाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा माइनस वाला विषम सममित कहलाएगा और मल्टीप्लाई और एडिशन वाला क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। नेक्स्ट है, यदि a सममित आव्यूह है तब a² a³ a4 ... an तक सममित हो जाएंगे। यदि a विषम सममित आव्यूह है तो a3 5 7 यानी कि जो विषम है वो विषम सममित होंगे और a² 4 6 ये सभी क्या होंगे, ये समसम्मित होंगे, ठीक है। विषम घात वाले विषम सममित और समघात वाले समसम्मित होंगे। और अगर इस पे 2 3 4 इस तरीके से यानी कि विषम और सम दोनों हैं तो तब भी क्या होंगे, सममित होंगे। यदि a तथा b सममित आव्यूह है तो a + b और ab + ba भी क्या होंगे, सममित आव्यूह होंगे। यदि किसी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह में व्यक्त करना हो, यानी कि कोई वर्ग आव्यूह है और वो सममित है, ठीक है, तो उसे क्या करना हो, विषम सममित आव्यूह में व्यक्त करना हो तो उसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह सारणिक का मान 0 है, कोई वर्ग आव्यूह है उसका अगर हम सारणिक निकालें तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है, तो उस वर्ग आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या है, 0 आ गया, तो ये क्या है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या कहलाता है, यानी कि नॉन सिंगुलर। तो ये क्या होगा, अगर हम इसका मैट्रिक्स अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे यानी कि इसका सारणिक निकालेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका जो सारणिक है, डिटरमिनेंट है, वो 0 आ जाता है, वो होगा सिंगुलर। और जिसका सारणिक 0 नहीं आता है वो होगा नॉन सिंगुलर, यानी कि व्युत्क्रमणीय, ठीक है। सहखंड आव्यूह क्या होता है, सहखंड आव्यूह होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स में यदि किसी आव्यूह के अवयवों को उसके संगत कोफैक्टर से प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह को सहखंड आव्यूह कहते हैं। सहखंड होता है कोफैक्टर, ठीक है, और उसको हम a⁻c लगा करके या फिर aij से निरूपित करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कोई एग्जाम्पल है तो आव्यूह a ये 4 2 3 1 का सहखंड आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो इसमें a11 1 है, 2 का सहखंड, ठीक है, a12 जो है वो 3 है, ये 3 का सहखंड, और a21 -2 इस तरीके से हम निकालते हैं। इसको हम नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा।
अब बात करते हैं सहखंडज। अभी हमने देखा सहखंड जो कोफैक्टर होता है, सहखंडज जो एडजॉइंट होता है। तो देखिएगा, यदि ए के सहखंडज आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को सहखंडज आव्यूह कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास कोफैक्टर है उसका अगर हम परिवर्त कर दें, ट्रांसपोज कर दें, यानी कि जो हमारे पास सहखंड आव्यूह आएगा उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो वही हो जाएगा सहखंडज आव्यूह। ठीक है, तो ए का सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट कहलाता है। एडजॉइंट ए सहखंड आव्यूह का परिवर्त। सहखंडज आव्यूह सहखंड आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। बोलने पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सहखंडज एडजॉइंट होता है, सहखंड कोफैक्टर होता है। तो एडजॉइंट ए जो है वो बराबर होता है कोफैक्टर के ट्रांसपोज के। ठीक है, आगे नेक्स्ट है व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, जिसको हम इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, जिसका जो मैट्रिक्स है वो जिसका जो मैट्रिक्स है वो 0 के बराबर ना आए, वही क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। और सिंगुलर क्या होता है, जो 0 के बराबर आ जाए। तो यदि किसी व्युत्क्रमणीय यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का व्युत्क्रम आव्यूह क्या हो जाए, एक ऐसा आव्यूह है जिससे मूल आव्यूह को गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त हो। इकाई आव्यूह का मतलब क्या है, आई। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो तो क्या होगा, ए इनवर्स से प्रदर्शित किया जाएगा और इसे क्या कहते हैं, हम प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं, यानी कि ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, एडजॉइंट ए अपॉन में जो उसका डिटर्मिनेंट होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं, ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कुछ याद करने योग्य बातें हैं जो आपको याद रखनी होगी। देखिए, व्युत्क्रम या प्रतिलोम इनवर्स आव्यूह के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। ए इनवर्स जब हम निकालते हैं तो एडजॉइंट ए यानी कि एडजॉइंट को हम बोलते हैं सहखंडज। एडजॉइंट ए और अपॉन में उसका जो सारणिक होता है उससे भाग कर देते हैं तो हमें ए इनवर्स मिल जाता है। लेकिन एक प्रॉपर्टी है, शर्त यह है कि जो ए इनवर्स है वह 0 नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए नॉन सिंगुलर। ठीक है, यदि डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, यानी कि ए इनवर्स को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक ए का 0 मान आता है। तो यदि सारणिक ए 0 नहीं आता है तो तब ए को इन्वर्टिबल आव्यूह भी कहते हैं। ठीक है, अब ए की मल्टीप्लाई अगर हम उसके इन्वर्स से कर दें या फिर इन्वर्स की मल्टीप्लाई हम उसी मैट्रिक्स ए से कर दें तो हमें आई प्राप्त होता है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम इन्वर्स मैट्रिक्स का भी इन्वर्स निकाल दें तो तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला, उसका फिर से इन्वर्स निकाल दिया तो हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा जिसका हमने शुरू में इन्वर्स निकाला था, यानी कि ए के बराबर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, यदि हम ए और बी यानी कि कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, उनकी मल्टीप्लाई करने पर उनका इन्वर्स निकाल दें तो वह उनके अलग अलग इन्वर्स के निकाले गए मान के बराबर होगा। अलग अलग इन्वर्स निकालने के मल्टीप्लाई कर दें तो उन्हीं के बराबर होगा जो हमने दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इन्वर्स निकाला था। ठीक है, यदि हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, उनकी एक साथ पहले मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम उनका इन्वर्स निकाल दें तो जो वैल्यू आएगी वह तीनों के अलग अलग इन्वर्स निकाल करके मल्टीप्लाई के बराबर आएगी। नेक्स्ट है, यदि कोई हमारे पास मैट्रिक्स है उसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर दें और उसका हम इन्वर्स निकाल दें तो वह पहले हमने ट्रांसपोज किया फिर बाद में इन्वर्स निकाला तो वह किसके बराबर होगा, पहले इन्वर्स और बाद में ट्रांसपोज के बराबर होगा। यानी कि पहले ट्रांसपोज निकाला था बाद में इन्वर्स किया था लेकिन वह बराबर आएगा कि पहले इन्वर्स बाद में ट्रांसपोज। कहने का मतलब यह है कि चाहे पहले इन्वर्स निकालो बाद में ट्रांसपोज करो, चाहे पहले ट्रांसपोज कर दो बाद में इन्वर्स निकालो, बाद एक के दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। नेक्स्ट है, यदि हम किसी मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका इन्वर्स निकाल देते हैं, k क्या है, कोई संख्या है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो है इन्वर्स निकाल देते हैं तो वह उस k मैट्रिक्स के इन्वर्स के और उस मैट्रिक्स यानी कि जो a दिया हुआ है उसके इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यह हम कह सकते हैं जो संख्या है यानी कि k का मान जो है वो क्या है, 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 का इन्वर्स जो होगा k का इन्वर्स। ठीक है, तो यानी कि 1/2 लिखते हैं तो इसलिए उसे क्या 1/k और a इन्वर्स हो जाएगा। यदि a सममित आव्यूह है तब a इन्वर्स भी सममित आव्यूह होगा और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि a इन्वर्स का जो सारणिक है वह 1/ सारणिक के बराबर होगा। नेक्स्ट है लांबिक आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लांबिक आव्यूह में क्या होता है,
देखिए, यदि A एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जो A क्रॉस A ट्रांसपोज, A क्रॉस A ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A। कहने का मतलब ये है किसी मैट्रिक्स की उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई बराबर होता है ट्रांसपोज इंटू वह मैट्रिक्स, और उसका मान होता है I के बराबर, तो तब ये क्या होगा, एक लांबिक आव्यूह कहलाएगा। ठीक। सम्मिश्र आव्यूह, यदि किसी आव्यूह के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हो, यानी कि जैसे 2 + i इस तरीके से, ठीक है, 2 + i इस तरीके से अगर वे सम्मिश्र संख्याएं हैं उसमें किसी अवयव में, तो वह क्या कहलाएगा, सम्मिश्र आव्यूह कहलाएगा। संयुग्मी, यदि किसी आव्यूह A के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हैं तो ऐसा आव्यूह जिसके अवयव उन सम्मिश्र संख्याओं की संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि यदि कोई मैट्रिक्स है A, उसके अवयव कैसे हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा आव्यूह जिसके अवयव उन सम्मिश्र संख्याओं की संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं हैं। संयुग्मी क्या होती है, जैसे ये 2 + i है तो क्या हो जाएगा 2 - i, ये इसका संयुग्मी हो जाएगा। तो यदि इस तरीके से है तो वह कहलाएगा संयुग्मी आव्यूह, और इसको हम A बार से निरूपित करते हैं, ध्यान रखिएगा। संयुग्मी परिवर्त आव्यूह क्या होता है, संयुग्मी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को संयुग्मी परिवर्त आव्यूह कहते हैं, यानी कि जो ये आएगा उसका अगर हम क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो क्या कहलाएगा, वह संयुग्मी परिवर्त आव्यूह, यानी कि A बार, इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो ये संयुग्मी परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हर्मिटियन आव्यूह। हर्मिटियन आव्यूह क्या होता है, हर्मिटियन आव्यूह को हम कहते हैं कि यदि कोई सम्मिश्र आव्यूह A ऐसा है कि उसका संयुग्मी परिवर्त आव्यूह A के बराबर है, तब आव्यूह A को हर्मिटियन आव्यूह कहते हैं। यदि कोई सम्मिश्र आव्यूह A ऐसा आव्यूह है जिसका संयुग्मी परिवर्त आव्यूह A के बराबर ही है, तो तब क्या कहलाएगा, वह आव्यूह A को हर्मिटियन आव्यूह कहते हैं। हर्मिटियन आव्यूह मतलब जो A है और उसका संयुग्मी परिवर्त, संयुग्मी परिवर्त का मतलब है ये वाला, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह वह किसके बराबर हो, A के बराबर ही हो, तो वह A को, उस A को हम क्या कहेंगे, हर्मिटियन आव्यूह कहेंगे। जैसे, और इसे जैसे कि A थीटा इक्वल टू A और A बार का ट्रांसपोज इक्वल टू A, तो तब A जो है वो क्या है, हर्मिटियन आव्यूह है। विषम हर्मिटियन आव्यूह क्या होता है, विषम हर्मिटियन आव्यूह यानी कि स्क्यू हर्मिटियन, यदि कोई सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र आव्यूह A ऐसा है जिसका संयुग्मी परिवर्त क्या है, माइनस है। स्क्यू जहां देखिएगा SKEW, स्क्यू यानी कि विषम जहां भी लगता है वहां पर माइनस आ जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है, बस यही इसमें अंतर होता है। ठीक है, -A के बराबर हो जाए और A को विषम हर्मिटियन आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा हर्मिटियन आव्यूह में क्या था, A थीटा इक्वल टू A था, यहाँ पर A थीटा इक्वल टू -A हो जाएगा। यहाँ पर A बार का ट्रांसपोज A था, यहाँ पर A बार का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस विषम लगते ही यहाँ पर माइनस का जो है लोप हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा विषम हर्मिटियन आव्यूह, इसको हम A को कहेंगे अगर उसमें माइनस लग जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट में अब देखिएगा यहाँ पर डेफिनेशन आई हुई है, इकाई आव्यूह यानी कि यूनिट मैट्रिक्स 2004 में आया, त्रिभुजीय आव्यूह 2004 में, 5 में, 6 में आएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विकर्ण आव्यूह 2007 में, सममित आव्यूह ये आता ही है, विषम सममित आव्यूह 2005-6 में आया, ये सममित आव्यूह कभी कभी आ जाता है। अब देखिए जो परिभाषा है, लांबिक आव्यूह आया है। ठीक है, उसी के साथ साथ परिवर्त, सहखंड और सहखंडज आव्यूह को भी देख करके जाना है। नेक्स्ट है, देखिएगा नेक्स्ट आपको परिभाषा देखनी है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर यानी कि अव्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय, संयुग्मी कंजुगेट मैट्रिक्स, सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स और एक आव्यूह यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो 2005-7 में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक संकेत दिया गया है कि A क्रॉस A बार का डैश अगर हम निकालते हैं तो A बार डैश क्रॉस A जो होगा वो भी I के बराबर हो जाएगा, तब आव्यूह A को एक एक आव्यूह कहते हैं। ये एक एक आव्यूह की डेफिनेशन है। ठीक है, जहाँ A बार जो है वो क्या है, संयुग्मी है, A बार क्या है, संयुग्मी आव्यूह है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम आव्यूह के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रख करके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही, और कल हम क्या करेंगे कि जो सभी टॉपिक यानी कि जो आव्यूह के टॉपिक पर कई वर्षों के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए